इसके बाद लिखो मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण या पदार्थ के अवयवों का पृथक्करण, सेपरेशन। तो कल हमने एक तो पढ़ा था मिक्सर मिश्रण होता क्या है, फिर हमने लिखा कि मिश्रण के दो प्रकार लिखे हैं, कौन कौन से, समांगी और विसमांगी। फिर हमने कहा कि समांगी में किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, उसके लिए समांगी में कुछ हमने अंतर किया था, समांगी और विसमांगी में किस प्रकार से अंतर होगा और उनके एग्जाम्पल कैसे याद करने। एग्जाम में उदाहरण ही आते हैं और बहुत बार पूछा गया है गैसों का मिश्रण, वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, कौन सा है, समांगी वाला है। एक आया था कि पिछली बार एग्जाम में कोलाइडी विलियन की प्रकृति होती है, विसमांगी प्रकृति होती है। तो ये एग्जाम में पूछते, एग्जाम्पल पूछते हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल या इसके उदाहरण आने चाहिए। अब मिश्रण बन गया, मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक अवयव मिल गए। अब मिल गए तो इनको वापस आपको अलग अलग करना है। एक बार पहले मिलाया आपने, मिश्रण बनाया, समांगी बन गया, जिसमें देखने से पता नहीं चला कि दोनों मिले हुए अवयव, दोनों को आप नग्न आंखों से देख के पहचान नहीं सकते कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। लेकिन विसमांगी में उनको देख के आप पहचान सकते हो, इसमें ये भी मिला हुआ है, इसके अंदर ये भी मिला हुआ है, इसके अंदर ये भी मिला हुआ है। इस तरह से कि जैसे यानी जैसे चावल गेहूं है, गेहूं के अंदर आप अगर चना मिला दें तो कौन सा मिश्रण बना, वो देखने से आप पता लग जाएगा आपको कि ये इसमें गेहूं वाला पार्ट है, इसमें ये चने वाला पार्ट है। तो देखने से पता लग जाए ना, वो तो विसमांगी है, पता न चले वो कौन सा है, समांगी है। अब जो मिले हुए अवयव यानी कंपोनेंट, उनको हमें अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए इसमें कुछ, एक तो हमारी व्यवहारिक जीवन में काम में आने वाली कुछ विधियां हैं, कॉमन मेथड है, कुछ सामान्य विधियां, और कुछ है रासायनिक विधियां जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे कई बार आता है ऊर्ध्व पातन पे आता है क्वेश्चन, है ना, सब्लिमेशन, कि ऊर्ध्व पातज पदार्थ का उदाहरण है, या किसका पृथक्करण ऊर्ध्व पातन से करते हैं, 4 लिख दें ऑप्शन, किसका करते हैं, या कह दें किसका पृथक्करण क्रिस्टलन से करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल बना के अलग किससे करते हैं, किसका पृथक्करण वाष्पीकरण से करते हैं, वाष्प बना के अलग करें कैसे करें, या किसका पृथक्करण क्रोमेटोग्राफी विधि से करते हैं, किसका आसवन विधि से करते हैं। आसवन में अलग अलग प्रकार आएंगे, प्रभाजी आसवन नाम सुना है आपने, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से करते हैं, या यानी एल्कोहल का पृथक्करण किस विधि से करते हैं। इस तरह से प्रश्न आ जाए। या जैसे सुगंधित तेल है जो आप सिर में लगाते हो ना, सुगंधित तेल, उनका पृथक्करण करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। या फिर चीनी मिलों में चीनी का शोधन किस विधि से किया जाता है। या एमिनो अम्ल है 20 प्रकार के, उनको अलग अलग करना हो तो कौन सी विधि काम में लेंगे। तो यानी किसके लिए कौन सा मेथड काम में लेना है वो हमें थोड़ा सा करना है। इसमें पृथक्करण की अलग अलग विधियां हैं और इसमें लिखो पहला, फर्स्ट लिखो नंबर 1, फर्स्ट लिखो हस्तचयन, पहली लिखो हस्तचयन, नाम से पता लग गया हो गया है ना। हस्तचयन मतलब हाथ से बिन बिन कर अलग अलग करना, हाथ से उठा उठा के अलग अलग करना। अनाज में से कंकड़ को या पत्थरों को अलग करना, या अशुद्धियों को अलग करना। घरों में पीसना पिसाई वाला काम करते हो, है ना, करते हो। पीसना मतलब तो आप पीसनो कर दो, है ना, तो पीसनो करने के बाद सियाणों घेरियो होता है ना। ऐसे पीसना करना मतलब यानी जो अनाज है ना, ये उस अनाज में से जो कंकड़ है, फूस वगैरह है, या जो भी है ना, उनको अलग करना और बिल्कुल साफ सुथरी गेहूं हो जाए। उसके लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं हम, यही हस्तचयन काम में लेते हैं। एक लाइन लिख लो, हाथ से बिनकर, बिनकर मतलब चुग चुग कर, हाथ से बिनकर अवयवों को पृथक करना, हाथ से बिनकर अवयवों को पृथक करना। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे अनाज में से, जैसे अनाज में से कंकड़ पत्थर व अन्य अशुद्ध पदार्थों को अलग करना, व अन्य
अशुद्ध पदार्थों को अलग करना, अशुद्ध पदार्थों को अलग करना, अशुद्ध पदार्थों को अलग करना। एक तो है हस्तचयन, हाथ से बिनकर अलग करना। फिर लिखो दूसरा 2 नंबर चालन, और चालन विधि का यूज कब करेंगे? जब जो अवयव मिले है ना उनकी साइज में ज्यादा अंतर हो, एक बहुत छोटा हो और एक क्या बहुत ही बड़ा हो। जैसे सरसों, एक तो देखा ना सरसों, एक तो सरसों हो और एक चना हो, तो उनकी साइज में क्या है? ज्यादा अंतर है। अगर कहते इनको आपको अलग अलग करना, दोनों मिक्स है, अलग अलग करना, तो क्या करोगे आप? छालनी, है ना, चालनो बोलते हैं ना ऐसे। तो एक तो छोटे छेद वाला और एक बड़े छेद वाला। छोटे छेद वाला जिसमें सरसों निकल जाए उसमें से उसको क्या करेंगे? छानेंगे। सरसों नीचे आ गई और चना क्या रह गया? ऊपर। इसका मतलब जो अवयव जिनके साइज में ज्यादा अंतर हो उनको क्या है? छान कर अलग करते हैं। जैसे भवन निर्माण के दौरान क्या करते हैं? बजरी वगैरह छानते हैं ना, उसमें से बड़े बड़े कंकड़ वगैरह अलग हो जाएंगे, बजरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस प्रकार से अलग करने वाली विधि इसको क्या बोलते हैं? चालन विधि कहते हैं। छान कर अलग करना। एक लाइन लिख लो, अवयवों को, अवयवों को छान कर अलग करना, छान कर अलग करना। और फिर अगला एक पॉइंट इसी में और लिखो, जब इसी में जब अवयवों के, अवयवों के आकार में अधिक अंतर हो, जब अवयवों के आकार में अधिक अंतर हो तब इसी विधि का उपयोग किया जाता है, तब इसी विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे बड़े व छोटे अनाजों को अलग अलग करना, बड़े व छोटे अनाजों को अलग अलग करना। एक और लिखो, भवन निर्माण के दौरान, भवन निर्माण के दौरान बजरी व क्रेशर को छान कर अलग करना। हस्त चयन में हाथ से बिन बिन कर चुन चुन के अलग करना। चालन में छलनी से छान कर अलग करना। थर्ड लिखो तीसरा, निष्पावन, विनोविंग। विनोविंग, निष्पावन, निष्पावन मतलब थोड़ा शब्द निष्पावन यानी पवन, यानी पवन यानी वायु की सहायता से क्या करें? अवयवों को अलग अलग करें। जैसे अनाज में से कोई फूस वगैरह है, भूसा वगैरह जो है ना, उनको हवा की सहायता से उड़ाकर क्या करें? अलग करें। इस तरह से करते हैं ना खेत के अंदर जो भी है ना, यूं इस तरह से हाथ में यूं छलनी लेकर जो भी है, और क्या करते हैं? हवा के साथ है ना इसको यहां डाल लेंगे, तेज हवा आएगी, अनाज के भारी कण तो क्या है यहाँ यहीं गिर जाएंगे, और हल्के जो कण है फूस वगैरह वो क्या है आगे आके उड़ के यहाँ गिर जाएगा। तो अनाज में से ये फूस वगैरह अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? निष्पावन काम में लेते हैं। इस तरह से है ना ये, और जनरली खेतों में काम में लेते हैं इसको, लेते कि नहीं लेते? ये लो, ये कोई महिला है ना, महिला कोई ये निष्पावन वाली विधि कर रही है, ठीक है ना। अब इसमें लिखो, निष्पावन में लिख लो और लिखो वायु, वायु की सहायता से, वायु की सहायता से हल्की अशुद्धियों को अलग करने के लिए,
वायु की सहायता से हल्की अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग किया जाता है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, अनाज में से अनाज में से अनाज में से हल्की अशुद्धियां जैसे भूसे को अलग करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। अलग करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। तो ये दो तीन तो ये होगी, हाथ से अलग करना, चालन यानी छान कर अलग करना, वायु की सहायता से उड़ाकर या वायु की सहायता से हल्के व भारी कणों को अलग अलग करना, वो निष्पावन। ये तो सामान्य विधियां हैं जो जनरली हम घरों वगैरह में या कहीं पर भी खेत वगैरह में काम में लेते हैं। इसके अलावा कुछ रासायनिक विधियां भी हैं जिसका हम यूज करते हैं। फिर लिखो चौथी 4 नंबर और लिखो वाष्पीकरण। अगले लिखो वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण का मतलब गर्म करके वाष्प बना के एक अवयव को दूसरे से क्या कर दें, अलग कर दें। और कई बार आता है समुद्री जल या नमक की झीलों से नमक का पृथक्करण किस विधि से करते हैं, वाष्पन आ जाए या वाष्पीकरण आ जाए, किस विधि से करते हैं। क्या करते हैं, नमक के झीलों में नमक वाला पानी जो है ना, खारा पानी, उसको क्या क्यारियों में भर देते हैं, बाहर क्यारियों भर के छोड़ देते हैं। तो उस पानी जो उसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, वाष्प बन के उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नमक बचेगा, जिसको आप अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। तो नमक के झीलों से नमक को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, यही वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण करके काम में लेते हैं। इसमें एक लाइन लिख लो और लिखो, एक अवयव को वाष्पीकृत कर दूसरे अवयव से पृथक कर लेते हैं। दूसरे अवयव से पृथक कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे नमक की झीलों से नमक का पृथक्करण, जैसे नमक की झीलों से नमक का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है। इसी विधि से किया जाता है। तो नमक की झीलों से नमक का पृथक्करण अलग करेंगे तो ये विधि काम में लेते हैं। फिर लिखना एक नंबर 5 और 5 लिखना क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण में क्या है, यानी जो द्रव है या कोई पदार्थ है उसको क्रिस्टल के रूप में अलग करें। कि जैसे अगर आपके पास चीनी का घोल है या पानी मिली हुई चीनी है, उसको अगर धीरे ठंडा करोगे ना तो चीनी के क्या बन जाएंगे, ऊपर क्रिस्टल यानी ठोस हो जाएगी। देखना आप पानी के ऊपर क्या है, घरों में देखते हो चाशनी वगैरह बनाते हैं ना, शादी वगैरह में चाशनी बनने के बाद क्या करते हैं, अगर वो पड़ी रहे कुछ समय तक तो ऊपर क्या है, पपड़ी जम जाएगी, किसकी, चीनी की। तो क्या हो गया, जितनी मात्रा में चीनी घुल सकती है घुली, उसके बाद आपने जबरदस्ती की चीनी को गर्म करके और घोला, इसका मतलब क्या बन गया, वो हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन बन गया वो। और अति संतृप्त विलयन में विलय पदार्थ घुला नहीं रह सकता, अगर छोड़ दोगे ना तो धीरे धीरे क्या है, वापस वो ठोस अवस्था में यानी क्रिस्टल के रूप में अलग होता चला जाएगा।
तो जल में घुली हुई चीनी को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? यही क्रिस्टलीकरण। और बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों को विलायक से अलग करने के लिए भी इसी विधि को काम में लेते हैं, यानी उसका क्रिस्टल बना के कार्बनिक यौगिक को अलग कर लेंगे, विलायक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें एक लाइन लिख लो, क्रिस्टल बनाकर अवयवों को अलग अलग करना। क्रिस्टल बनाकर अवयवों को अलग अलग करना, क्रिस्टल बनाकर अवयवों को अलग अलग करना, क्रिस्टल बनाकर अवयवों को अलग अलग करना। और एग्जांपल लिखो, जैसे चीनी के जलीय विलयन को, चीनी के जलीय विलयन को ठंडा करने पर, ठंडा करने पर, चीनी के जलीय विलयन को ठंडा करने पर चीनी क्रिस्टलीकृत होकर अलग हो जाती है। चीनी क्रिस्टलीकृत होकर अलग हो जाती है। चीनी क्रिस्टलीकृत होकर अलग हो जाती है। और इसके बाद सबसे मेन विधि, ये तो आपको याद रखनी है, मुख्य विधि है ये। और अगली लिखो, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं कई बार, या ऊर्ध्वपातन जो भी है, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का मतलब क्या है? यानी पदार्थ की अवस्थाएं जो है ना, वो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और अगर आप किसी पदार्थ की एक अवस्था को गर्म करोगे या ठंडा करोगे ना, तो दूसरी के अंदर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसे जल है, जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में, पानी की तरह, है ना। जल गर्म किया तो क्या बन गया? वाष्प बन गया। वापस ठंडा किया तो वापस जल बन गया। फिर ठंडा किया तो बर्फ यानी ठोस बन गया। तो ठोस से गर्म किया जल, गर्म किया वाष्प, ठंडा किया वाष्प को जल, ठंडा किया वापस बर्फ। इसका मतलब जब आप पदार्थ की एक अवस्था को दूसरे में चेंज करते हैं, पदार्थ इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठोस में जाएगा, द्रव में जाएगा, फिर गैस में। बर्फ को गर्म किया, पहले पानी बनेगा, जल, उसके बाद और गर्म करो, फिर क्या बनेगी? उसकी वाष्प बनेगी। यानी 3 अवस्थाएं आती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें द्रव अवस्था नहीं होती है। ठोस है ना, अगर आपने ठोस को गर्म किया, तुरंत उसकी क्या बन जाएगी? गैस या वाष्प बन जाएगी, उसमें द्रव अवस्था नहीं आएगी। अगर आपके पास वो गैस अवस्था में ठंडा करोगे ना, तुरंत क्या है? ठोस बन जाएगा, बीच में द्रव अवस्था नहीं आएगी। तो ऐसे पदार्थ जिनमें द्रव अवस्था नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। क्या बोलते हैं इनको? ऊर्ध्वपातज बोलते हैं, सब्लिमेट। और उनमें होने वाली इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब कई बार आता है कि बेंजोइक अम्ल प्लस नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है। तो जहां पर ये पदार्थ के अभी नाम लिखेंगे, वो आपको नाम याद रखने हैं। अगर वह पदार्थ किसी के साथ मिले हुए रूप में दे दे आपको और कह दे इनको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, तब किसका नाम लेना आपको? ऊर्ध्वपातन का। कुछ भी लिख दें, ठोस आयोडीन को नमक से अलग करने के लिए कौन सी, या नौसादर, या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड है, उनको नमक से अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे। तो ऐसे पदार्थ कौन से, उनके आपको नाम याद रखने हैं। और नाम में कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला क्या है? एक तो क्या है? नौसादर। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड। एक याद रखना आपको, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल में ऐसा ही होता है, बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार से नेफ्थलीन, ये नाम लिखा हुआ आ जाए, नेफ्थलीन। एंथ्रासिन, या फिर फिनेंथ्रीन नाम लिखा हुआ आ जाए, फिनेंथ्रीन। ठोस आयोडीन लिखा हुआ आ जाए, ठोस CO2 यानी शुष्क बर्फ लिखा हुआ आ जाए, है ना। इस तरह से अगर इन नामों से आपको कोई नाम लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर भी, नौसादर, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन,
ठोस आयोडीन या ठोस CO2 या कपूर, है ना, ये नाम कहीं पर भी लिखे आ जाए, ये सारे क्या है, ऊर्ध्व पातज पदार्थ है। अगर आपके पास ये ठोस अवस्था में है, गर्म करोगे तो तुरंत क्या बन जाएगी इसकी, गैस। कपूर डालते हो आप, कपड़े वगैरह में रखते हैं, तो यूं थोड़ी है वहां कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, नहीं होते। कपूर रखा, अगर उसको थोड़ा गर्म होगा कपड़ों के अंदर तो उसकी वास बनेगी, गैस रूप में हो जाएगा वो, कपड़ों के अंदर की उसकी सुगंध हो जाएगी, तो उसमें द्रव अवस्था नहीं होती। इसी प्रकार कोई भी हो, इन सब के अंदर द्रव अवस्था नहीं पाई जाएगी। अगर आपके पास ठोस है तो गर्म करने से सीधे गैस बन जाएंगे, अगर गैस है ठंडा करो वापस क्या बन जाएंगे, ठोस बना लेंगे। और अगर अलग आपको अलग करना हो ना, इनको अलग करने के लिए इस प्रकार से एक विधि काम में लेते हैं, छोटी क्लासों में देखा होगा आपने ऐसे, इस तरह से, ये हो ना, और देखना ये है क्या, क्या ये कीप है, सीधी कर लो, उल्टी कर दी मैंने, किमो, है ना, हाँ किमो या कीप यानी फनल है ये, इसको हमने उल्टा कर दिया है, सीधा कर लो, चाहिए इसको उल्टा कर लगा दिया, यूं फनल है कीप। और इस कीप को क्या है, इस तरह से एक चीनी मिट्टी की प्याली है, यूं एक चीनी मिट्टी की प्याली है, इसके ऊपर क्या है उल्टा रख दिया, मतलब प्याली है जो बिल्कुल कीप के ऊपर बिल्कुल क्या होगी, सेट होगी, फिट होगी, के ऊपर रख दिया। और ये प्याली जो है ना, इसके नीचे लगा दिया स्टैंड, ताकि गिरे नहीं, स्टैंड लगाना ही है, ये स्टैंड लगा दिया एक, ये स्टैंड। और इसको यहां वायर लगा के, जाली वगैरह लगा के, और इसको गर्म करते हैं, किसकी सहायता से, बर्नर लगा दिया, ये बर्नर है, इस तरह से ये बर्नर है, इससे गर्म कर रहे हैं। और यहां पर डाल दिया आपने ऊर्ध्व पातज पदार्थ, जैसे कह दिया कि आपके पास, जैसे कह दिया कि बेंजोइक अम्ल प्लस आयोडीन है, ये सॉरी बेंजोइक अम्ल प्लस है नमक मिला हुआ है, उनको अलग करना है, तो इसको मैं डाल दिया इसमें। डालने के बाद गर्म करोगे ना, गर्म करने के लिए यहां एक लगा दी ऊपर है, रुई से बंद कर दिया इसको। और ये फनल जो है ना, इसके चारों तरफ कपड़ा लगा देते, गिल्ला कपड़ा ऐसे, यूं गिल्ला कपड़ा लगा दिया ऐसे, ये गिल्ला कपड़ा है। अब इसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो नमक की तो वास बनेगी नहीं, किसके बनेगी, बेंजोइक के अम्ल। गर्म करते तुरंत इसकी वास बनेगी, और ये वाष्प यहां से क्या हुई, ऊपर आएगी ऐसे, और ऊपर आएगी तो यहां ऊपर वाली फनल क्या ठंडी है ये, क्योंकि हमने गिल्ला कपड़ा लगा रखा है, यहां इसके संपर्क में आएगी, आती ठंडी हुई, ठंडी होती वापस क्या बना लेगी, ठोस, गैस से वापस क्या बन जाएगा, ठोस। और ये ठोस अंदर की तरफ यहां पर क्या चिपक जाएगा ऐसे, इस तरह से, यूं चिपक गया अंदर ठोस, इस तरह से चिपक गया। जब ये पूरा है ना, ऊर्ध्व पातज पदार्थ पूरा यहां से निकलकर यहां चिपक जाए, उसके बाद इसको उतार लेंगे नीचे, उतार के इसको क्या करेंगे, खुरच लेंगे, खुरच कर ये पदार्थ को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये ऊर्ध्व पातज पदार्थ अलग हो गया, नमक वाला पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। तो जिनमें ये प्रॉपर्टीज हो, उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, ऊर्ध्व पातन। और ये एग्जाम्पल याद रखनी है, ये मेन है, और एग्जाम में या तो डायरेक्ट आता है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्व पातज पदार्थ का उदाहरण है, ये नाम आ जाएंगे, ये आ जाएगा कोई, इन नामों में से कोई एक नाम किसी अन्य के साथ मिलाकर लिख देंगे, इनको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, तब किसका नाम आएगा, ऊर्ध्व पातन विधि को काम में लिया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी। इसमें लिखो पहले ऊर्ध्व पातन, और इसमें लिखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कैसे, आप जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर, जिनको गर्म करने पर जिनको गर्म करने पर ये ठोस से सीधे ही गैस में, ये ठोस से सीधे ही गैस में वह ठंडा करने पर, वह ठंडा करने पर गैस से सीधे ही ठोस में, ठंडा करने पर गैस से सीधे ही ठोस में
परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इनमें, अर्थात इनमें द्रव अवस्था नहीं पाई जाती, अर्थात इनमें द्रव अवस्था नहीं पाई जाती। इन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है, इन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। वह इस क्रिया को, वह इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वह इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी सब्लिमेशन। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लो। ये नौसादर है, किसको बोलते हैं नौसादर? अमोनियम क्लोराइड को। बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन, ठोस आयोडीन, ठोस CO2, कपूर एक्सेट्रा आदि। और याद रखने के लिए छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हो, ये है ना, किस तरह से करते हैं इनको। ये गीला कपड़ा है, ये डायग्राम देखा है पहले कभी? है? हाँ हाँ ना, कहाँ देखा है बताओ? कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में था? हाँ, क्या बताया बताओ? कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में है। चित्र भी याद होना चाहिए। कई बार है ना, चित्र बना के यहाँ लिख देंगे ए है, आता ना जिक्के में, यूं जिक्के में आता ना कि मानचित्र में दिखाएगी जगह ए है, नीचे नंबर 1 अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, 4 लिख देते हैं। ये किला कहाँ पाया जाता है, आता है ना कई बार कि पॉइंट लगा देते हैं, इस जगह पर कौन सा किला है, भैंसरोडगढ़, जयगढ़, ऐसे लिख दो 4। पीछे क्वेश्चन भी आए थे ऐसे एग्जाम में, पता नहीं अपने ही लिख दे, कोई चित्र बना ही दे बावड़ो, कोई बावड़ा डायग्राम बना दे, ना क्या लिख दे ये क्या है, प्याली भूल जाओ आप, तो वहां 4 नाम आ जाए, प्याली, प्याला, 4, ऐसे 4 आ जाए। ये क्या है? प्याली है, देख लिया है। फिनेंथ्रीन देख लेना, पूछ लेना, लिखावट ऐसी है, फिनेंथ्रीन देख लिया। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन से गर्म करके पहले गैस में चेंज करें, ठंडा करके वापस ठोस कर लें, दिए गए पदार्थ से अलग कर लें। तो डायरेक्ट ये नाम आ जाए, पहचानना है आपको, या नाम के साथ कोई और लिखा हुआ आ जाए, पूछ ले इनको अलग अलग करना तो कौन सी विधि लेनी है, तभी ये नाम याद है। तो अगर ये नाम कहीं पर भी लिखा हुआ आ गया, तुरंत क्या करना आपको, ऊर्ध्वपातन विधि काम में लेनी है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लिखो 7वीं विधि, 7 नंबर मिटा दूंगे, 6 तो 7 में लिखो आसवन, आसवन आसवन मतलब होता है क्या है, आसवन का अर्थ क्या होता है, यानी डिस्टिलेशन, आसवन यानी डिस्टिलेशन।
और डिस्टिलेशन से एक शब्द आपके समझ में आ गया होगा क्या? डिस्टिलेशन से कोई एक शब्द जो आपके व्यवहारिक जीवन में कभी काम आया हो। डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिल्ड वाटर, है ना? इसी विधि से बनाते हैं डिस्टिल्ड वाटर। अब बताओ कैसे बनाएंगे? आसवन किसको बोलेंगे? ये क्या लिख दिया मैंने? द्रव्य। गरम किया, क्या बन गई? द्रव्य से क्या बन गई? वाष्प बन गई। फिर ठंडा किया, वापस क्या बन गया? द्रव्य बन गया। यही तो करते हो आप घर पे। अगर किसी पतीले में पानी डाल के आप गर्म करो तो उस पानी से क्या बनेगी? वाष्प। अगर ऊपर से बंद है वो, तो वाष्प जाके टकराएगी ऊपर, टकराने के बाद ठंडी होगी, वापस क्या बना लेगी? द्रव्य। और वो द्रव्य वापस बूंद बूंद करके वापस अंदर क्या है? गिरना शुरू हो गया। जैसे बारिश होती है, बारिश में क्या है? समुद्री जल खारा है, लेकिन बारिश वाला पानी क्या है? सबसे पीने के लिए उत्तम पानी कौन सा है? बारिश वाला मानते हम कि कुंड का पानी सबसे अच्छा पानी है। न फिल्टर वाला बढ़िया, न कुएं वाला बढ़िया, न नहर वाला बढ़िया, कोई बढ़िया नहीं। कौन सा बढ़िया है? बारिश वाला। अब क्यों? क्योंकि बारिश में क्या है? समुद्र से यानी सूर्य के प्रकाश से वाष्प बनी, और वाष्प किसकी बनी? केवल जल की। नमक है, उसके नमक की कभी वाष्प नहीं बनती। वहां से बादल बने वाष्प के रूप में यहाँ आए, और यहाँ आके ठंडा होके वापस क्या बना दिया? जल बन गया, वापस आगे गिर गया। किसी द्रव्य को पहले गर्म करें, गर्म करके उसको वाष्प में चेंज करें, फिर उस वाष्प को वापस ठंडा करें, ठंडा करके वापस द्रव्य के अंदर वापस बदल लें, तो उसके अंदर जो अशुद्धियां रहे ना, जैसे इसके साथ कोई अशुद्धि थी, उसकी तो जैसे नमक था, तो नमक की तो है वाष्प बनेगी नहीं। किसकी बनी? पानी की, जल की। जल की वाष्प बनी, वापस पानी यहाँ वापस हमने ठंडा कर लिया, तो नमक क्या रह गया? पीछे रह गया। इसका मतलब किसी द्रव्य को पहले गर्म करें, उसको वाष्पित करें, फिर वाष्प को ठंडा करें, वापस क्या है? द्रव्य में चेंज कर लें। ये पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? ये आसवन कहलाएगा। अब आसवन में है ना, जनरली देखो आप इस प्रकार का एक छोटा सा चित्र देखेंगे आप, और इसी चित्र में हम बार बार परिवर्तन करेंगे। चित्र जो है ना, ये सामान्य डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा बार बार चेंज करके इसके हम अलग अलग प्रकार कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो इस तरह से कभी आपने 10वीं तक विज्ञान की लैब देखी है सबने, और मुझे लगता है चाहे फर्स्ट लेवल वाले हो, सबने बीएससी तो कर ही रखी है लगभग, कोई 2-4% छोड़कर। जो अब बीएससी की या 12वीं की है ना, जैसे इस तरह का कोई देखा होगा आपने उपकरण? नहीं, एक तो ये देखा होगा, हूं के करो, देखा नहीं देखा? क्या था ये? अरे की हद होगी। चलो थोड़ा और से चेंज करता हूं इसको। हाथ की प्लेयर हो गए थे तो इस तरह से, इस तरह से, जिसमें आपने ना ब्यूरेट में डाल के ऐसे हिला हिला के कलर चेंज किया था। क्या था ये? फ्लास्क। कौन सा फ्लास्क? कॉनिकल फ्लास्क। क्या था ये? ये कॉनिकल फ्लास्क था। और ये भी फ्लास्क है, लेकिन कौन सा है? राउंड बॉटम, गोल पेंदी का फ्लास्क। क्या ये? गोल पेंदी का फ्लास्क। और ये सही है, तो चपटी पेंदी वाला फ्लास्क, ऐसे नाम है ये फ्लास्क है, ये ऐसे, ये फ्लास्क। और इसके ऊपर लगा दिया इस तरह से, यूं क्या लगा दिया? कॉर्क। क्या लगा दिया? कॉर्क लगा दिया, यानी पेड़ की छाल से बनता है कॉर्क, ये कॉर्क लगा दिया। और इस कॉर्क, रबड़ के भी कॉर्क आते हैं, इस कॉर्क में क्या है? इस तरह से एक लगा दिया आपने, इस तरह से यूं, क्या लगा दिया? ये थर्मामीटर, टेम्परेचर मापने हेतु थर्मामीटर लगा दिया। एक आपने नली और लगा दी इस तरह से, और क्या किया? इस नली को थोड़ा सा इधर आपकी तरफ ले गए, यूं थोड़ा सा निकाल के बाहर, और यूं
और फिर इसको और लंबा कर दिया यूं, है ना, यूं देख लेना नली कहीं आगे जाके बंद हो जाए, तो यूं, और फिर नीचे लगा दिए इस तरह से एक ग्राही, इस तरह से, है ना। और इस नली के चारों तरफ यूं लिखा हुआ ऐसे, इस तरह से, और कह दिया कि यहां से पानी प्रवेश कर रहा है, जल को भेजते हैं और यहां से जल को बाहर निकालते हैं। अब बताऊं 2% बताऊं एग्जाम में आने वाले। अब देखो यहां से जल भेजा और यहां से जल को बाहर निकाल दिया, और इसको थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा यूं कि हो सकता है नीचे गिर जाए ये, तो क्या लगा दिया, टेंट लगा दिया यूं, और इसके भी क्या लगा दिया, स्टैंड लगा दिया इस तरह से यूं, ये स्टैंड लगा दिया, और यहां वापस वही गर्म करने वाला सिस्टम लगा दिया, ये बर्नर वगैरह लगा दिए, है ना, लगाते हैं बर्नर यूं। इस तरह का चित्र आप विज्ञान की किताबों में 8वीं 9वीं 10वीं के ऊपर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा ऐसा चित्र। ये इस चित्र की सहायता से यानी इस उपकरण की सहायता से क्या करते हैं, आसवन करते हैं। अगर हम इसी उपकरण को काम में लें तब तो बिल्कुल आपकी तरह क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण आसवन कहेंगे। थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे, नलियां हटा के थोड़ी इसको टेढ़ी मेढ़ी करके कुछ चेंज करेंगे। उसके बाद दूसरा आएगा प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि थोड़ा और चेंज करेंगे। उसके बाद आएगा कम दाब पर आसवन, है ना, डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, कम दाब पर। चौथा करेंगे फिर यहां थोड़ा चेंज करेंगे, बाहर से वाष्प भेजेंगे, उसको बोलेंगे वेपर डिस्टिलेशन या भापीय आसवन बोलेंगे। तो 4 प्रकार है आसवन के, और हर प्रकार में देखो चारों में ज्यादा नहीं, आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं बस, ठीक है ना। अब 2-3 पॉइंट कौन से वो देखने हैं। अब इसमें चेंज कैसे करेंगे, सिंपल में तो ये रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। और इस विधि का उपयोग कब करते हैं, एक पहला पॉइंट, कौन से आसवन को काम में कब लेना है। दूसरा सेकंड पॉइंट, किसके लिए किस आसवन को काम में लेते हैं, यानी कह देंगे कि 2 पदार्थ लिख देंगे, इनको अलग अलग करना है, कौन से आसवन को काम में लेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल कौन सा काम में लेंगे। तो सिंपल कब काम में लेते हैं, प्रभाजी वाला या फ्रैक्शनल वाला कब काम में लेना है, और भापीय कब काम में लेना है, और कम दाब वाला कब काम में लेना है। और अगर काम में लेना है तो किसके लिए लेंगे, उसका एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे एल्कोहल का पृथक्करण कौन सी विधि से करते हैं, पेट्रोल का पृथक्करण किस विधि से करते हैं, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन को अलग अलग करना कौन सी विधि काम में लेंगे। तो अलग अलग इसके 4 प्रकार करेंगे हम। पहले तो आसवन है क्या, किसको बोलते हैं आसवन, किसी द्रव्य को गर्म कर उसे वाष्प में बदलें, फिर वाष्प को ठंडा कर वापस से द्रव्य बदल लिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, आसवन। यहां से द्रव्य डाला, गर्म किया, वाष्प बनी, वाष्प यहां से यहां आई, यहां ठंडा जल प्रवाहित कर रहे हैं चारों तरफ, नली ठंडी है, यहां तो वाष्प ठंडी हो गई, ठंडी होती क्या बन गया, द्रव्य है, वो बूंद बूंद करके क्या आ गया, यहां आगे गिर गया ग्राही। ये क्या है, सेप्टर यानी ग्राही है, इसमें बूंद बूंद करके यहां वापस। तो जो द्रव्य यहां लिया उसमें अशुद्धियां थी, अशुद्धियां यहीं रह गई, द्रव्य अशुद्ध अवस्था में कहा गया, यहां अलग हो गया। जैसे आप समुद्र वाला पानी लिया हो, गर्म करो, पानी यहां से मीठा बन के यहां आ जाएगा, चीनी क्या ये नमक आ रह गया, पीछे रह गया। तो इस विधि को काम में लें, उसको बोलते हैं आसवन कहते हैं। इसका हम 4 प्रकार करें, कौन कौन से है वो। पहले लिखो आसवन है क्या, फर्स्ट पॉइंट लिखो, और इसमें लिखो किसी द्रव्य को, और याद रखो आसवन सदैव द्रव्य अवस्था में ही किया जाता है, ठोस का कभी आसवन नहीं होता। अगर ठोस से गैस बन जाए तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, फिर वो यानी अगर ठोस है तो गर्म करोगे पहले पिघलेगा, द्रव बनेगा, द्रव्य का फिर क्या होगा, आसवन होगा। तो इसमें लिखो किसी द्रव्य को गर्म कर, किसी द्रव्य को गर्म कर वाष्प में परिवर्तित करना, वाष्प में परिवर्तित करना, वह
इस वाष्प को पुनः ठंडा कर, वह इस वाष्प को पुनः ठंडा कर, पुनः ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तित करने की क्रिया, द्रव्य में परिवर्तित करने की क्रिया आसवन कहलाती है। आसवन कहलाती है। और अब देखो, अगर आपके पास दो या दो से अधिक द्रव्य मिले हुए हैं, उनके क्वथनांक में थोड़ा अंतर है, उनको अलग अलग करने के लिए ही काम मिलेंगे। या फिर कोई द्रव्य, उसमें कोई अशुद्धि मिली है, इंप्योरिटी कोई मिली हुई है अशुद्धि, उसको अलग करने के लिए भी कौन सी विधि काम में लेंगे? यही मेथड काम में लिया जाएगा। तो नीचे एक लाइन और लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मिले हुए द्रव्यों को अलग करने, दो या दो से अधिक मिले हुए द्रव्यों को अलग करने, द्रव्यों को अलग करने या द्रव्य में से किसी अशुद्धि को अलग करने, वह द्रव्य में से किसी अशुद्धि को अलग करने, अशुद्धि को अलग करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इसी विधि का उपयोग किया जाता है। और इस विधि में पदार्थों को अलग अलग करने के लिए क्या काम में लेते हैं? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक ताप काम में लिया जाता है। सबका अलग अलग रहेगा, उसी आधार पे क्या अलग अलग वाष्प बनेगी। एक लाइन और लिखो, इस विधि में क्वथनांक के आधार पर, इस विधि में क्वथनांक के आधार पर पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। इस विधि में क्वथनांक के आधार पर पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। पृथक्करण किया जाता है यानी क्वथनांक है ना, उसके बेस पे क्या करेंगे? इनको अलग अलग करेंगे। अब यहां पर मेन चीज जो है ना, वो है क्वथनांक है क्या। नीचे छोटा सा एक पॉइंट लिख लो क्वथनांक के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट है क्या? क्वथनांक किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? तो कोई द्रव्य है, उसको आपने गर्म किया, द्रव्य से क्या बनी? वाष्प बनी। जैसे आपके पास कोई लिक्विड है किसी पात्र में, जैसे यूं, और इस पात्र में द्रव्य है, इस द्रव्य को आपने गर्म किया, गर्म करने से द्रव्य से क्या बनेगी? वाष्प। जैसे हमने पीछे चर्चा की थी, तो कोई द्रव्य है, उसका हमेशा वाष्पीकरण क्या है? प्रत्येक ताप पर होता है। हर ताप पर क्या होती है? उसकी वाष्प बनती है। क्वथनांक ताप वह नहीं होता कि जिस ताप पर द्रव्य की वाष्प बननी शुरू हो जाए। वाष्प तो द्रव्य की प्रत्येक ताप पर बनती, चाहे वो कोई ताप हो, चाहे वो 0 डिग्री हो, तब भी क्या है? वाष्पित होगा। तो वाष्पन हमेशा प्रत्येक ताप पे होता है। लेकिन क्वथनांक अलग है। गर्म किया ना आपको, गर्म करने से इससे क्या बनेगी? वाष्प। यहां से वाष्प बन रही है द्रव्य की, और यहां जो वाष्प रहेगी ना, वो वाष्प क्या करेगी? गैस की तरह तो है ये, क्या करेगी? द्रव्य के स्तर पे क्या लगाएगी? दाब लगाएगी, यहां पर वापस प्रेशर, और वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब, यानी वेपर प्रेशर, वाष्प दाब लगेगा। अब इस जल को आप चाहिए, अगर इसका जल का ताप आपने 60 डिग्री करके गर्म करते रहो, वाष्प बनती रहेगी, उड़ता रहेगा, क्वथनांक नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री क्यों मानते हैं? कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर इस जल को आप गर्म करोगे ना, तो जल से वाष्प बनेगी, और वाष्प बनने के बाद यहां वाष्प क्या लगाएगी? दाब। तो इस जल का या इस वाष्प का जो वाष्प दाब है, ये वायुमंडल का दाब, जो बाहर का वायुमंडल का दाब, जैसे कहते हैं हम क्या मानते हैं? वायुमंडल का दाब क्या मानते हैं? 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब मानते हैं वायुमंडल का दाब। तो कहते हैं कि 100 डिग्री पर जल को गर्म करने पर जल से बनने वाली वाष्प
और उसके द्वारा लगने वाला वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब द्रव्य क्या है, बॉईल होना शुरू, उबलना शुरू हो जाएगा। जिस ताप पर यह घटना हो जाए, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को बोलते हैं उस द्रव्य का क्वथनांक ताप। और यह घटना जल में कब होती है, जब टेम्परेचर कितना हो, 100 डिग्री होना, तब जल का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री। और हम कहते हैं कि अगर ऊंचाई पे चले जाएं, कहते मोड़िया पहाड़ पे जाओ और वहां जाके अगर आप दाल बनाई, कहते इस टाइम बनाई, वो भी दाल बनाई, और कुछ बनाते, चलो पिज्जा बनाई, बर्गर बनाए जो आपको अच्छे लगते हैं ना, कुछ बनाई चीज, खाने वाली चीज बनाई वहां। अगर एक तो पानी आप यहाँ करो, कोचिंग गर्म करो, तो वो पानी क्या है, उसका क्वथनांक 100 डिग्री पे आएगा। और उसी जल को ले जाओ पहाड़ के ऊपर ले जाओ, वहां जाके गर्म करो आप। अब देखो ज्यों ज्यों ऊंचाई चलेंगे ना ऊपर की तरफ, तो वायुमंडल का दाब घटेगा बढ़ेगा। वायुमंडल का दाब क्या होता है, कम होता है, घटेगा। तो वायुमंडल का दाब घटा यानी ऊंचाई भी गई ना, तो वहां पर बाहर के वायुमंडल का दाब एक वायुमंडलीय दाब नहीं रहा, एक से क्या हो गया, कम। अब अगर इसको गर्म करोगे ना, इस वाष्प दाब जो है, इस वाष्प से लगने वाला वाष्प दाब है, वह भारी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। पहले वाले की तुलना में जल्दी हो जाएगा या बाद में होगा, जल्दी, क्योंकि बाहर का दाब कम है, इसके तुरंत बराबर हो जाएगा। उसके लिए आपको 100 डिग्री गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 100 से पहले ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाहर का वायुमंडल का दाब क्या है, कम है। इसका मतलब अब जल जो है वो जैसे मान लो कहते हैं 80 डिग्री पर उबलना शुरू हो गया। अब ऊंचाई पर तो क्वथनांक 80 डिग्री है और यहाँ क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री। अब एक तो आप खाना बनाओ 100 डिग्री पे पके सब्जी, और एक पके 80 डिग्री पे, कौन सी पहले पकेगी, जिसका ज्यादा टेम्परेचर है 100 वाली। इसलिए कहते हैं ऊंचाई पर चलने पर वहां पर दालें, आता है छोटी क्लासों में कि दाल क्या है, बहुत लंबे समय के बाद बनती है, भोजन है, यानी पकने में अधिक समय लगता है। कारण क्या है, क्वथनांक कम हो जाना। तो क्वथनांक का मान घट बढ़ सकता है, वो निर्भर करता है बाहरी वायुमंडलीय दाब पे। इसलिए क्वथनांक याद रखो क्या है, जब किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को बोलते हैं उसका क्वथनांक ताप। एक लाइन लिख लो इसमें, लिखो, जब किसी द्रव्य के द्वारा लगने वाला वाष्प दाब, द्रव्य के द्वारा लगने वाला वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब द्रव्य उबलने लगता है, तब द्रव्य उबलने लगता है। जिस ताप पर यह घटना होती है, जिस ताप पर यह घटना होती है उसे क्वथनांक ताप कहा जाता है। क्वथनांक ताप कहा जाता है। तो क्वथनांक है ना, यही आधार है आसवन का अलग अलग करने का। पूछ लें कई बार, आसवन विधि से पदार्थों को अलग करने के लिए क्या काम में लेते हैं, क्या काम में लेंगे, क्वथनांक काम में लेंगे। जिनमें क्वथनांक में अंतर अलग अलग होगा ना, अलग अलग क्वथनांक, उसी को आप आसवन विधि से अलग कर सकते हो। जिन दो के क्वथनांक बिल्कुल सेम आ गए, उनको आप इस विधि से अलग नहीं कर सकते। याद रखना, नीचे एक लाइन और लिख लो, जिन पदार्थों या द्रवों के, जिन द्रवों के क्वथनांक भिन्न भिन्न हो, जिन द्रवों के क्वथनांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। उन्हें आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। और आसवन प्रकार कितने हैं, एक लाइन ये लिख लो, आसवन 4 प्रकार का है। फिर कल अपन इसमें 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आसवन 4 प्रकार का होता है, इन चारों के नाम लिखने हैं और फिर हम कल इनको
नंबर वाइज सबको एक एक करके पढ़ेंगे, किस में कौन सी किसके लिए काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं।